मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। लीजिए जी, जैसे ही हमें मौका मिलता है आप लोगों से मिलने का, हम पहुंच जाते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड लेके आप लोगों के लिए। मैं बबीता जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ, शुरुआत करती हूँ आज के इस एपिसोड की। दोस्तों, टेलीग्राम जैसा शब्द आम प्रचलन से शीघ्र बाहर होने वाला है। कुछ दशक पहले संदेश भेजने का ये तीव्रतम माध्यम अब शायद नजर नहीं आएगा। घोड़ों, हरकारों और डाकियों से शुरू हुए संदेश भेजने के माध्यम ने टेलीग्राफ की खोज होने पर रफ्तार पकड़ी। आज टेलीफोन, टीवी, मोबाइल, सैटेलाइट ने संदेश भेजने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी जिस एक संदेश को भेजने में महीनों लग जाते थे, आज सेकंड्स में आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप संदेश भेज सकते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी से लाखों मील दूर किसी सितारे से भी संदेश आने में देर नहीं लगती है। लेकिन संदेश भेजने की जिस अवस्था में आज हम पहुँचे हैं, उसकी बुनियाद टेलीग्राम की खोज से हुई थी। आज ही के दिन यानी 6 जनवरी 1838 को तारों के माध्यम से पहली बार इसे सफलता से भेजा गया था। हालांकि इस पर पहले से ही खोज चल रही थी, लेकिन इस दिन पहली बार उपयोगी और व्यावसायिक रूप से संदेश भेजा गया था। इस खोज के जन्मदाता सैमुअल फिनले ब्रिस मोर्स का जन्म 27 अप्रैल 1791 में मैसाचुसेट्स के चार्ल्स टाउन में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा येल यूनिवर्सिटी से की, जहां वो आर्ट की पढ़ाई के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन भी करते थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने पेंटर का व्यवसाय अपनाया। उनके जीवन में और संसार के संचार के इतिहास में तब एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब 1832 में वो यूरोप का भ्रमण कर अमेरिका लौट रहे थे। तब उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खोज का पता चला। उसी समय उनके दिमाग में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की खोज का विचार आया। हालांकि तब उन्हें पता नहीं था कि कई अन्य वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। Samuel Morse effectively patented the first electronic telegraph for instantaneous communication. It finally separated transportation from communication, breaking down all barriers of time and space by reducing the time between information being produced to its reception. The sender inputs their message using Morse code on one end, transporting it across transcontinental wires, while the receiver automatically records the transmission on the other end. मोर्स ने अगले कुछ वर्ष अपने साथी लियोनार्ड गेल और अल्फ्रेड वेल के साथ एक प्रोटोटाइप बनाने में बिताए। 1838 में उन्होंने अपने आविष्कार मोर्स कोड का प्रदर्शन किया, जिसमें कि डॉट्स और डैशेस से अक्षरों और अंकों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1843 में उन्होंने किसी तरह कांग्रेस सरकार को वॉशिंगटन डीसी से बाल्टीमोर तक की टेलीग्राफ लाइन बनवाने के लिए आश्वासित करवाया। अगले वर्ष मई में उन्होंने अपना पहला टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था "What hath God wrought?" इस प्रयोग के बाद प्राइवेट कंपनीज ने मोर्स से उनका पेटेंट खरीदकर उत्तर पूर्व में टेलीग्राफ की लाइंस डलवाईं। 1851 में न्यूयॉर्क एंड मिसिसिपी वैली प्रिंटिंग टेलीग्राफ कंपनी की शुरुआत हुई, जिसका बाद में नाम बदलकर वेस्टर्न यूनियन हो गया था। 1861 में इस कंपनी ने पूरे अमेरिका में टेलीग्राफ लाइंस बिछा दी थी और सदी के अंत तक अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी टेलीग्राफ सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो चुका था। इसका तो शायद आपको ज्ञात ही होगा दोस्तों कि टेलीग्राफ कंपनियां प्रति शब्द के हिसाब से शुल्क लगाती थीं। इसीलिए टेलीग्राफ्स बहुत ही संक्षिप्त हुआ करते थे। बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लोग टेलीग्राम मिलने से डरते थे, क्योंकि आमतौर पर उन्हें युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की मृत्यु की खबरों को उनके परिवार वालों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
20वीं सदी के मध्य में ही सस्ते फोन कॉल्स, फैक्स और ईमेल्स ने टेलीग्राम की सेवाओं को प्रतिस्थापित कर दिया। वेस्टर्न यूनियन ने अपना आखिरी टेलीग्राम जनवरी 2006 में वितरित किया। दोस्तों, आज जिस पर्सनैलिटी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उन्होंने अपने लेखन के झंडे न सिर्फ उपन्यासों में बल्कि छोटे और बड़े पर्दे पर भी गाड़े हैं। फिर चाहे वो उनका लिखा हुआ उपन्यास कितने पाकिस्तान हो, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, या फिर उनकी आलेखित फिल्म आंधी, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया। दोस्तों, अभी तक आप में से कुछ शायद जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज जन्मदिन है हिंदी के अभी तक के सबसे सुप्रसिद्ध और प्रतिभावान लेखकों में से एक कमलेश्वर जी का। कमलेश्वर जी 20वीं सदी के हिंदी के एक विख्यात लेखक थे, जिन्होंने लघु कथाओं और उपन्यासों के अलावा टीवी और फिल्मों में भी लेखन किया। उनकी लिखी हुई फिल्मों में सबसे लोकप्रिय रही हैं आंधी, मौसम, छोटी सी बात और रंग बिरंगी। न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। कमलेश्वर जी हिंदी के विख्यात लेखकों जैसे मोहन राकेश, निर्मल और भीष्म साहनी की लीग के ही एक सदस्य माने जाते थे, जिन्होंने आजादी से पहले की पुरानी स्थितियों और कहानियों को पीछे छोड़कर स्वतंत्रता के बाद की नई संवेदनशील लहर का चैतन्य करवाया। और इन्हीं लेखकों के सौजन्य से शुरू हुआ 1950 के दशक में हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री ग्रहण की। पढ़ाई के साथ साथ वो कहानियाँ और उपन्यास भी लिखते रहे। उनकी पहली कहानी कामरेड 1948 में प्रकाशित हुई थी और उनका पहला उपन्यास बदनाम गली भी उनके कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित हुआ था। कॉलेज पास आउट करने के बाद उन्होंने शुरू के दिनों में प्रूफ रीडर के तौर पर काम किया। इसके बाद उन्होंने हिंदी की विहान, नई कहानियाँ, सारिका, कथा यात्रा, गंगा, इंगित और श्री वर्षा जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं में संपादक के रूप में काम किया। के दशक में कमलेश्वर जी इलाहाबाद से बॉम्बे पहुंच गए, जहां उन्होंने बॉलीवुड में स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स लिखने शुरू कर दिए। उनके लेखन कौशल को बॉलीवुड के निर्माताओं और निर्देशकों द्वारा बहुत सराहना मिली। उन्होंने अपने जीवन काल में 75 से अधिक फीचर फिल्मों में काम किया, जिसमें से मुख्य थी गुलजार साहब की निर्देशित फिल्म आंधी, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का गाना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं बेशक आपने सुना ही होगा, जो सदी दर सदी दर्शकों के दिलों में बस चुका है। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे, कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। ये फिल्म उन्हीं के लिखे उपन्यास काली आंधी पर आधारित थी।
70 के दशक के अंत में कमलेश्वर जी ने एक शॉर्ट टीवी फिल्म जमुना बाजार भी बनाई थी, जिसको उन्होंने दिल्ली में यमुना नदी के पास शूट किया था। इसके बाद उन्होंने कई प्रसिद्ध टीवी सीरियलों के लिए लेखन किया, जैसे चंद्रकांता, आकाश गंगा, बेताल पच्चीसी, दर्पण एक कहानी आदि। कमलेश्वर जी को उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें भारत सरकार ने सन 2005 में पद्म भूषण से भी नवाजा था। कमलेश्वर जी की 27 जनवरी 2007 में दिल का दौरा पड़ने से फरीदाबाद में मृत्यु हो गई थी। आज इस महान लेखक को उनकी जयंती पर हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट विश्व में कुछ ही देशों में खेला जाता है, लेकिन इस खेल के जितने भी चाहने वाले हैं अब अपना दिल थाम लें, क्योंकि अब इस खेल के बादशाह की बात करने वाले हैं हम। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर में वर्ल्ड क्रिकेट में वेस्ट इंडीज का दबदबा था। ये एक अजेय टीम थी। अपेक्षा अनुसार 1975 और 1979 के पहले दोनों वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने सहजता से जीत लिए, और तीसरा वर्ल्ड कप जो कि 1983 में होना था, उसके भी वो ही दावेदार थे। दोस्तों, अब जरा भारत की बात करते हैं। अपने खिलाड़ी अभी वनडे का खेल सीख ही रहे थे, और सुनील गावस्कर, गुंडप्पा विश्वनाथ सरीखे खिलाड़ी अभी टेस्ट मैच से वनडे मैचों के लिए अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, और फिर परिणाम वही निकला। इंडिया श्रीलंका की टीम से हार गई। अब आया 1983 का विश्व कप। दावेदारों में भारत का कहीं नामो निशान नहीं था। फर्क सिर्फ इतना आया कि इस टीम में जुझारू कपिल देव और मोहिंदर अमरनाथ भी थे। इस टीम के कप्तान थे कपिल देव, जो कि तेज गेंदबाजी के नए चेहरे थे। खैर, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच था। भारत के 7 बैट्समैन 78 रन पर आउट हो गए और 8वां खिलाड़ी 140 रन बनाकर पवेलियन में बैठ चुका था। हालात पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह ही लग रहे थे, लेकिन अभी पिच पर देश का एक चमकता सितारा कपिल देव मौजूद था। The player amongst us, when I was sitting with Sunil Walson and other players, and I said, okay, let's get 125 runs. If we can get 125, we got a chance to win. When we got to 125, he said, okay, 150. When we got to 150, after that, Kapil went berserk and he just hammered them all part of the game, the ground. And what shots he played! I think one of the best inning I have seen in that. He hit ball which were right on good length, which is usually defended otherwise, and hit them right out of the ground and straight. And all those sixes went 10 to 15 yard outside the ground. कपिल देव उस समय एक खिलाड़ी नहीं, एक तूफान नजर आ रहे थे, जिन्होंने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को रौंद कर रख दिया और महज 138 गेंदों में 175 रन की तूफानी पारी खेलकर देश को टूर्नामेंट में वापस ला खड़ा किया। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। फाइनल में वेस्ट इंडीज जैसी सशक्त टीम को हराकर हमने विश्व कप जीत ही लिया। Tremendous performance by this Indian side, and here's a man who's been largely responsible for it over the last 2 weeks. Skippered the side quite beautifully and made his own contributions with bat and ball. And this Prudential Trophy, thoroughly deserved. Careful, it has been a quite tremendous day, an historic day for Indian cricket. It must be the proudest day in your cricketing life. That's right, I'm very happy. I'm happy what my team done here today. अब हम बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक महान खिलाड़ी कपिल देव की, जिनका जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रणजी में हरियाणा से एक तेज गेंदबाज के रूप में की। अपने पहले ही रणजी मैच में उन्होंने बंगाल के खिलाफ 9 ओवर में 20 रन देकर 7 विकेट लिए। इस चमकीली शुरुआत के बाद उन्होंने पीछे देखा ही नहीं और ये कदम सर रिचर्ड हेडली के 431 विकेट के रिकॉर्ड तोड़कर ही थमे। कपिल देव ने 1978 यानी 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में खेलकर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की
और इसी सीरीज में कराची में हुए तीसरे टेस्ट मैच में मात्र 33 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाकर सबसे तेज हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने वनडे की शुरुआत भी 1 अक्टूबर 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ क्वेटा में की, जहां उन्होंने 13 रन बनाए और 27 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्हें 1978 में श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी मिली और इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दौरे से स्थायी कप्तानी मिल गई। 1987 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारने के साथ ही उनकी कप्तान की पारी भी समाप्त हो गई। उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में 31.05 के औसत से 5248 रन बनाए और 29.64 की औसत से 434 विकेट लिए। उनका एक पारी में 163 रनों का सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। उन्होंने 225 एक दिवसीय मैचों में 23.79 की औसत से 3783 रन बनाए और 252 विकेट लिए। अपने सक्रिय खेल के बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के कोच का दायित्व भी निभाया। खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें सरकार ने न केवल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, बल्कि उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सन 2002 में विजडन पत्रिका ने उन्हें भारत का सदी का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया। मैंने क्रिकेट को एंजॉय किया, मुझे खेल पसंद था और बहुत मजे से खेला। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था हमारे लिए, तमाम टीम के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए। इवन दो हमारे यहाँ पर इतनी भाषाएं, इतनी रिलीजन, जब क्रिकेट होता है तो सब एक सोच हो जाती है। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। But I like to say to all the youngsters in this country who want to do something, have a dream and try to fulfill your dream. I had a dream and I enjoyed my life. If you don't have a dream, you will never reach anywhere. Don't lie to yourself and proud to be Indian. कपिल देव को समाज ने जो प्यार और सम्मान दिया, उन्होंने खुशी नामक एक NGO बनाकर उसके जरिए समाज के वंचित तबके की मदद कर उस प्यार का मान रखा। आज भी कपिल देव क्रिकेट से किसी न किसी रूप से जुड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारे और पूरे राष्ट्र की तरफ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, संगीत एक ऐसा एहसास है जो सीधे दिल को छूता है। इसे सबसे शुद्ध और सच्चे अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका बनाया हुआ संगीत दिल का एक ऐसा तार छेड़ जाता है जो सीधे हमें हमारी रूह से रूबरू करवा देता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं AR रहमान की, जिनका आज जन्मदिन है। AR रहमान संगीत निर्देशन के साथ साथ गायक, गीतकार, संगीत निर्माता, बहुवादक और समाज सेवी भी हैं। भावों को छू लेने वाले संगीत का निर्देशन करने वाले रहमान साहब को प्यार से द मोजार्ट ऑफ मद्रास भी बुलाया जाता है। AR रहमान साहब का जन्म 6 जनवरी 1966 को AS दिलीप कुमार के नाम से चेन्नई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनका परिवार संगीत की शिक्षा का धनी था, इसीलिए उन्हें बचपन से ही संगीत से प्रेम हो गया था। वो स्कूल बीच में ही छोड़कर पूर्व संगीत निर्देशक इलैयाराजा की मंडली में कीबोर्ड प्लेयर के तौर पर शामिल हो गए। इसी बीच उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई, जहां उन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। दोस्तों, रहमान साहब ने 1987 में अपने करियर की शुरुआत टीवी विज्ञापनों के जिंगल्स बनाने से की। उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ एक एडवर्टाइजिंग अवार्ड समारोह से, जहां वो देश के जाने माने निर्देशक मणि रत्नम से मिले। वहीं पर उन्होंने मणि जी को अपने बनाए हुए कुछ जिंगल सुनवाए। मणि जी वो सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय रहमान साहब के सामने अपनी अगली तमिल फिल्म में संगीत निर्देशन करने का प्रस्ताव दे डाला। और दोस्तों, वो फिल्म थी रोजा। ये हंसी
वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। रोजा के संगीत ने सिर्फ दक्षिण के ही नहीं बल्कि तमाम भारत के श्रोताओं को मदहोश कर दिया था। इसके बाद एक फिल्में उनकी झोली में गिरती गईं। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 1995 में प्रदर्शित हुई रंगीला। इस फिल्म और फिल्म के संगीत की अपार सफलता के बाद हर निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे, दिल से, ताल, जुबेदा, लगान जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए संगीत दिया, जिसके गाने आज भी सुनने पर उतने ही ताजा और मनमोहक लगते हैं। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन सांसों में बस जा तू। चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू। चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको। दोस्तों, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रहमान साहब ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपना परचम लहराया। उन्होंने द लॉर्ड ऑफ वॉर, इनसाइड मैन, प्लेन्स और द एक्सीडेंटल हस्बैंड जैसी फिल्मों में अपने म्यूजिकल ट्रैक्स प्रदान किए हैं। बतौर संगीत निर्देशक उन्होंने स्लमडॉग मिलियनेयर, एलिजाबेथ द गोल्डन एज, कपल्स रिट्रीट, 127 आवर्स आदि फिल्मों में काम किया। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट स्कोर और बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में उन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड भी मिले। And the Oscar goes to A.R. Rahman for Slumdog Millionaire. There's this dialogue from the Hindi film called "Mere paas maa hai," which means I have nothing but I have my mother. So mother's here, and her blessings are there with me. I'm grateful for her to have come all the way. And I want to thank the Academy for being so kind, all the jury members. I want to thank Sam Schwartz, IDPR, all the crew of Slumdog, Mr. Gulzar, Rakib Alam, Plaze, my musicians in Chennai and Mumbai. And I want to say something in Tamil which I normally say after every award, which is Ella program Meravanake. God is great. Thank you. 1997 में रहमान साहब ने देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के सम्मान में वंदे मातरम गाने की रचना की। इस गाने ने निस्संदेह ही लोगों के दिलों में एक बार फिर देशभक्ति की भावना फूंक दी थी। सारा जहां देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन
दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, शायद ये बात कम लोगों को ही पता होगी कि रहमान साहब को 2009 में टाइम्स पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। दोस्तों, वैसे तो रहमान साहब के नाम अनगिनत पुरस्कार हैं, पर उनके मुख्य पुरस्कार हैं स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए 2 ऑस्कर, 28 फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 राष्ट्रीय पुरस्कार। ये कहना है रहमान साहब का अपने काम को लेकर। आज इस संगीत के बादशाह को हमारी पूरी टीम की तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत, मिलेंगे बहुत जल्द फिर से। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बंगले फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।